नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं दीपक डोभाल। एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। हरियाणा चुनाव में पहली बार 5 पुलिस पर्यवेक्षक होंगे तैनात। चौटाला के प्रचार पर सीबीआई को एतराज। आयोग ने कहा अदालत करेगी फैसला। चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली कमान। हरियाणा में सोनिया गांधी की रैलियां। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी जारी। 4 दिनों में 9वीं बार सीज फायर का उल्लंघन। भारत ने दिया माकूल जवाब। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों का प्रदर्शन जारी। सरकार से बातचीत को तैयार। लोकतंत्र बहाल करने की मांग पर कायम। और वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। कुलदीप यादव नया चेहरा। रोहित शर्मा की जगह मुरली विजय को मौका। और सबसे पहले बात करेंगे लोकतंत्र 2014 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। ये रैलियां तासगांव, कलंबा, गोंदिया और नासिक में होंगी। प्रधानमंत्री की रैली को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महाराष्ट्र में 25 साल बाद बीजेपी शिवसेना से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज हरियाणा में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। ये रैलियां गन्नौर, खरखोदा, सोनीपत, नरवाना में होंगी। इससे पहले शनिवार को प्रधानमंत्री ने करनाल में एक जनसभा को संबोधित किया था। बीजेपी इस बार हरियाणा में अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हरियाणा और महाराष्ट्र में कई चुनावी सभाएं की। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने लोगों से विकास और स्थिर सरकार के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की, तो महाराष्ट्र में कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए बीजेपी को जिताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। करनाल में उन्होंने कांग्रेस पर बेवजह की राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार को बदलने का वक्त आ गया है। उन्होंने जनता से विकास के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। आप चाहते हैं ना मैं सीधा सीधा हरियाणा से जुड़ा रहूं, तो फिर यहां हरियाणा में सरकार बीजेपी की बनानी होगी, तभी तो मैं पहुंच पाऊंगा। अगर कोई और होंगे तो पता नहीं कितनी फाटकें बंद हो जाएगी, कितने बम्प लग जाएंगे। महाराष्ट्र के बीड में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस एनसीपी सरकार ने राज्य के विकास का रास्ता रोक रखा है। उन्होंने राज्य से भ्रष्टाचार मिटाने का दावा किया। जो विकास की यात्रा में पिछड़े रहे हैं, उनको विकास की यात्रा में शरीक किया जाए। 60 साल तक जिनकी उपेक्षा हुई है, उनके आशा अरमानों को पूरा करने का प्रयास। दोनों ही राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से सीधे संवाद करने की कोशिश की। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि बीजेपी की सरकार बनती है तो उनकी परेशानियां दूर की जाएंगी। महाराष्ट्र में बीजेपी की सारी उम्मीदें नरेंद्र मोदी के कंधों पर टिकी है। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद और महाराष्ट्र में गठबंधन टूटने के बाद ये चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान है। कैमरामैन दुष्मंता के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, औरंगाबाद। इधर हरियाणा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को 2 रैलियां की। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। सोनिया गांधी ने जनता से दिल से नहीं बल्कि दिमाग से वोट देने की अपील की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महम और सिरसा में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। सिरसा की रैली में सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार के 100 दिन के कामकाज को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने झूठे वादे करके जनता को धोखा दिया है। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर यूपीए की नीतियों को नाम बदलकर चलाने का आरोप भी लगाया। दुनिया भर के देश भारत को आदर की निगाह से देख रहे हैं और हमारी प्रगति की तारीफ हो रही है। यह काम एक दिन में नहीं हुआ, न 100 दिन में होगा। महम में सोनिया गांधी ने राज्य की हुड्डा सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की।
उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा ने प्रगति की नई मिसाल कायम की है। खुदा जी और उनके सहयोगियों ने प्रदेश की तरक्की के लिए जी जान लगी। कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात हर क्षेत्र के में विकास हुआ है। यहाँ के किसानों को मिलने वाली बिजली और पानी की सुविधा की हर जगह मिसाल दी जाती है। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर, पार्टी नेता शकील अहमद समेत कई नेता मौजूद थे। महम की इस रैली के बहाने सोनिया गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार को घेरा, साथ ही उन्होंने इनेलो की तरफ भी निशाना साधा। इसके साथ साथ सोनिया गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में हुए विकास कार्यों के दम पर जनता से वोट देने की अपील की। अब जनता किसकी बात सुनती है और किसके पक्ष में वोट डालती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। महम से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। हरियाणा में चुनाव तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी वीएस संपत ने शनिवार को राजनीतिक पार्टियों, पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ बैठक ली। हरियाणा में पहली बार इस चुनाव में वीवीपैट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य के संवेदनशील जिलों में शांतिपूर्ण मतदान की खातिर यहां पहली बार 5 पुलिस पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा 46 सामान्य और 21 खर्च के ब्यौरे पर नजर रखने वाले पर्यवेक्षक भी प्रदेश में सक्रिय रहेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद आयोग ने प्रदेश का सर्वे करके भारी मतदान करने का लक्ष्य बनाया है। मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 500 आदर्श पोलिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। प्रदेश में अवैध धन और शराब की जब्ती के लिए 270 उड़न दस्तों को नियुक्त किया गया है, लिहाजा उसका असर भी दिखने लगा है। The cash intercepted so far is 1.67 crores. Cash intercepted so far. Liquor, massive quantities of liquor have been seized. So far, the 26,723 liters of liquor have been seized by Excise Department. सीबीआई ने शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जमानत तुरंत रद्द करने की मांग की। सीबीआई का आरोप है कि चौटाला जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। चौटाला को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिलने के बाद चुनावी रैलियों में हिस्सा लेकर जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, ये आरोप है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख चौटाला को इस साल मई में जमानत दी गई थी। ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को हरियाणा के शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में दोषी करार देकर 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। राजनीतिक दलों ने चौटाला पर अदालत और जनता दोनों से झूठ बोलने का आरोप लगाया है। इसकी जांच सीबीआई ही कर सकती है। किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं है कि ये कैसी बीमारी है जिसमें वो कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय भाषण देने के। देखिए, ये न्यायालय के इसमें है और न्यायालय का एक तरह से अब मानना है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला के खुलेआम प्रचार करने के विवाद से निर्वाचन आयोग ने खुद को अलग कर लिया है। शनिवार को आयोग ने कहा कि इस मुद्दे पर संज्ञान सक्षम अदालत ही ले सकती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस संपत ने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा सौंपी गई सूची में ओम प्रकाश चौटाला स्टार प्रचारकों में से एक हैं। संपत ने कहा कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर चुनाव प्रचार कर रहे प्रत्याशी को रोकना उसके कार्यक्षेत्र में नहीं आता, बल्कि अदालत ही इस मामले में कोई निर्णय ले सकती है। But if anybody has violated bail conditions, etc., it is for the aggrieved people to approach the competent court. It is for the court to take cognizance of it. और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद असम के बाढ़ के हालात पर एक नजर डालेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देश की कुछ और खबरों पर एक नजर। पाकिस्तानी सैनिकों ने शनिवार को लगातार चौथे दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी रखा। पिछले 4 दिन में ये 9वीं बार संघर्ष विराम का उल्लंघन है। गोलीबारी में जम्मू क्षेत्र में 2 लोग घायल हो गए, जबकि कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। भारतीय सेना की ओर से भी इसका जवाब दिया गया। पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ जिले के सब्जियां में
नियंत्रण रेखा के पास भारतीय चौकी पर भी गोलीबारी की। पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे गांव पर पाकिस्तानी सैनिकों ने मोर्टार बम दागे, छोटे और स्वचालित हथियारों से हमला भी किया। संघर्ष विराम उल्लंघन की पहली घटना 30 सितंबर को और 1 अक्टूबर की दरमियानी रात को पुंछ सेक्टर में हुई थी। एयर इंडिया के विमान में डमी निष्क्रिय ग्रेनेड पाया गया है। शनिवार सुबह यह डमी ग्रेनेड विमान के जेद्दा पहुंचने पर पाया गया। यह विमान मुंबई हैदराबाद जेद्दा मार्ग पर उड़ान भर रहा था। नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा कि इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन चूक जरूर हुई है और इसकी जांच की जानी चाहिए। माना जा रहा है कि सुरक्षा अभ्यास के बाद ये ग्रेनेड रह गया होगा और इस पर बीएसएफ की कार्यप्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर लग गया है। बिहार के गांधी मैदान के बाहर हुई भगदड़ में मरने वालों की तादाद 33 हो गई है। राज्य सरकार ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। पटना जिला प्रशासन का कहना है कि भारी भीड़ के चलते ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से बातचीत कर स्थिति की पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जांच पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं और दोषियों को हर हाल में सजा दी जाएगी। क्यों हुई घटना, उसके बारे में जांच प्रतिवेदन आने तक हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही जांच का प्रतिवेदन आता है, जो रिस्पॉन्सिबल समझे जाएंगे उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर में विपक्षी पार्टी पीडीपी ने केंद्र सरकार से राज्य में बाढ़ पीड़ितों को हर मुमकिन मदद देने की बात कही है। पार्टी ने राज्य सरकार की कोशिशों को नाकाफी बताया। श्रीनगर में पार्टी सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि राज्य में बाढ़ की त्रासदी के 1 महीने के बाद भी केंद्र सरकार पुनर्वास और पुनर्निर्माण का काम तेज नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि पीड़ित लोगों को तुरंत राहत पहुंचाना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। असम में आई बाढ़ से करीब 4 लाख लोग अब भी पीड़ित हैं। राज्य में कई जगहों पर पानी उतरने लगा है। असम आपदा प्रबंधन के मुताबिक राज्य में आई बाढ़ से 3 जिले बुरी तरह से पीड़ित हैं। राज्य के गोलपाड़ा, कामरूप और धीमाजी के करीब 204 गांवों में अब भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। राज्य के 18 राहत शिविरों में अब भी 6000 लोग शरण लिए हुए हैं। वहीं करीब 50,000 एकड़ में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ से अब तक 44 लोगों की जानें जा चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला समेत कई जगहों पर हुई ताज़ा बारिश ने इलाके का तापमान गिरा दिया है। शिमला में शनिवार शाम तेज बारिश हुई, जबकि दूसरी जगहों पर छिटपुट बारिश हुई है। बारिश के बाद बलद्वारा, देहर गोपीपुर, बैजनाथ और भोरंज में दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शिमला में रात का तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि केलोंग और काल्पा में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री दर्ज किया गया। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखेंगे श्रीलंका ने रिहा किए 40 भारतीय मछुआरे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब कुछ और खबरें। समुद्री सीमा पार करने के नाम पर गिरफ्तार हुए 40 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका ने रिहा कर दिया है। रामेश्वरम में कल भारतीय कोस्टल गार्ड के जवानों को श्रीलंकाई नेवी ने 11 बजे मछुआरों को सौंप दिया। कोर्ट के फैसले के बाद श्रीलंका ने यह कदम उठाया। बीते 11 सितंबर को इन मछुआरों को कच्चाथीवू इलाके में श्रीलंका ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि अभी भी 36 मछुआरे उनकी हिरासत में हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के भीड़ भाड़ वाले बाजार में एक आत्मघाती बम हमलावर ने खुद को विस्फोट में उड़ा लिया। विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। विस्फोट क्वेटा के हजारा शहर के एक लड़कियों के स्कूल के नजदीक हुआ। हजारा शहर में मुख्यतः हजारा शिया समुदाय के लोग बसते हैं, जिन्हें आतंकवादी समूह पहले भी निशाना बनाते रहे हैं। बात हांगकांग की। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों का प्रदर्शन जारी है। चीनी समर्थकों के साथ हुई झड़प के अगले दिन बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। एक दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने सरकार के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया था, लेकिन अब वे एक बार फिर बातचीत के लिए तैयार दिख रहे हैं।
पुलिस और चीनी समर्थकों के साथ हुई झड़प के बाद लोकतंत्र समर्थक अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे। हजारों की तादाद में हांगकांग के मुख्य सड़क पर इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी के साथ साथ विरोध के गाने गाए। लोकतंत्र समर्थकों ने कहा कि उनकी मांग पूरी होने तक वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। पिछले दिन पुलिस और चीनी समर्थकों के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद अब शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारी शुक्रवार को अपने फैसले को बदलते हुए सरकार से बातचीत करने को तैयार हो गए हैं, लेकिन इस फौरी मांग के साथ कि लाठीचार्ज के मामलों में पुलिस की भूमिका की जांच हो। उधर पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 19 लोगों को हिरासत में लिया है और 250 अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों को वहां तैनात कर दिया गया है। 喺呢度，我重申，警隊對於打擊黑社會嘅活動同埋暴力嘅罪行係不遺餘力。我重申，警隊喺突發衝突嘅事件裏邊呢， चीन ने इस प्रदर्शन को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि इससे देश को भारी आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है। सत्ताधारी पार्टी ने अपने मुखपत्र में कहा कि इस तरह के प्रदर्शन से केवल हंगामा खड़ा होता है। देश की दिशा तय करने के लिए ठोस नीति की जरूरत होती है। हांगकांग और कॉसवे बे इलाकों में सबसे ज्यादा लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करेंगे एशियन गेम्स की। दक्षिण कोरिया के इंचियोन में शानदार जीत हासिल करने वाली भारतीय हॉकी टीम का स्वदेश पहुंचने पर शानदार स्वागत हुआ। 16 साल बाद स्वर्ण जीतने के साथ हॉकी पुरुष टीम 2016 के ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर ली। काफ़ी प्राउड मूवमेंट है। फिर उसके बाद मैं कहूँगा कि जितने प्लेयर्स हैं उनका हार्ड वर्क और पिछले 7-8 महीने से जो हमने जो एक्चुअली हमारा टारगेट था कि इस टूर्नामेंट को जीतना है, तो मैं समझता हूँ कि वो हमने अचीव किया है। दक्षिण कोरिया के इंचियोन में हुए 17वें एशियाई खेलों में भारत 57 पदक के साथ 8वें नंबर पर रहा। इनमें 11 स्वर्ण, 10 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत के लिए सबसे यादगार पल हॉकी में रहा। At the highest level against this Indian team. 17वें एशियाई खेलों में ऐसे कई पल आए जिसने पूरे देश को जश्न का मौका दिया। सबसे यादगार पल रहा पुरुष हॉकी का स्वर्ण जीतना। इस टीम ने 16 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनल में पाकिस्तान को हराकर गोल्ड पर कब्जा जमाया। इसके साथ ही 2016 के रियो ओलंपिक के लिए भी भारत क्वालिफाई कर गया। महिला हॉकी में भारतीय टीम 8 साल के बाद एशियाड में कांस्य हासिल करने में कामयाब रही। कबड्डी में भारत का दबदबा बरकरार रहा। भारत ने कबड्डी के दोनों स्वर्ण पर कब्जा जमाया। पुरुष कबड्डी टीम ने लगातार 7वीं बार और महिला कबड्डी टीम ने लगातार दूसरी बार सोने के तमगे को अपने नाम किया। स्क्वैश में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। इसमें भारत को 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य मिले। हरिंदर पाल सिंह संधू, सौरभ घोषाल और महेश मनगांवकर की टीम ने देश को स्क्वैश में एशियाई खेलों के इतिहास में पहला स्वर्ण पदक दिलाया। सौरभ घोषाल ने टीम को स्वर्ण पदक दिलाने के अलावा व्यक्तिगत रजत पदक भी जीता। एथलेटिक्स में भारत को कुल 13 पदक मिले। इसमें 2 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य शामिल हैं। सीमा पूनिया ने डिस्कस थ्रो में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। इसके अलावा एथलेटिक्स में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण महिलाओं के 4x400 रिले दौड़ में आया। बॉक्सिंग में भारत को 1 स्वर्ण और 4 कांस्य से संतोष करना पड़ा। इसमें 5 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम का स्वर्ण भी शामिल है। विकास कृष्णन, सतीश कुमार, पूजा रानी और एल सरिता देवी ने कांस्य हासिल किया। टेनिस में भारत के खाते में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य आए। सानिया मिर्जा और साकेत की जोड़ी ने मिक्स्ड डबल्स में भारत को स्वर्ण दिलाया। निशानेबाजी में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 9 पदक मिले। एशियाई खेलों में इस बार पहला पदक भारत को निशानेबाजी में ही मिला।
50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जीतू राय ने गोल्ड पर निशाना साध भारत को पहला स्वर्ण दिलाया। कुश्ती में भारत के हिस्से में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य आए। 65 किलो वर्ग में पहलवान योगेश्वर दत्त ने स्वर्ण का दाव खेला। महिला पहलवान गीतिका जाखड़ और विनीश फोगट ने कांस्य जीता। तीरंदाजी में भी भारत टीम ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य हासिल किए। पुरुष कंपाउंडर टीम स्पर्धा में पुरुष टीम ने स्वर्ण पर निशाना साधा। त्रिशा देव ने व्यक्तिगत मुकाबले में कांस्य जीतने के साथ महिला कंपाउंडर टीम स्पर्धा में कांस्य जीतने में योगदान दिया। इसके अलावा सेलिंग में 1 कांस्य, तैराकी में 1 कांस्य, रोविंग में 3 कांस्य, वुशु में 2 कांस्य और बैडमिंटन में 1 कांस्य मिला। राजीव कुमार, राज्यसभा टीवी। 17वें एशियाई खेलों में चीन 151 स्वर्ण के साथ पहले नंबर पर रहा। मेजबान दक्षिण कोरिया 79 स्वर्ण के साथ दूसरे और जापान 47 स्वर्ण के साथ तीसरे पायदान पर रहा। चीन ने कुल 342 मेडल जीते। भारत 11 स्वर्ण, 10 रजत और 36 कांस्य के साथ 8वें नंबर पर रहा। और रंगारंग समारोह के बीच 17वें एशियन गेम्स का कल समापन भी हो गया। दक्षिण कोरिया के इंचियोन शहर में हुए इस आयोजन में भारत 8वें स्थान पर रहा, जबकि चीन ने लगातार 9वीं बार अपना दबदबा कायम रखते हुए शीर्ष स्थान पर कब्जा किया। 15 दिनों तक चले इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखी गईं। समापन समारोह को 2 भागों में बांटा गया। पहले हिस्से में कोरिया की राष्ट्रीय नृत्य कंपनी सहित कई सांस्कृतिक समूह ने प्रस्तुतियां दी। इसमें कोरिया की पारंपरिक मार्शल आर्ट ताइक्वांडो को ड्रम की धुन पर दर्शाया गया। इसके बाद 30 अलग अलग देशों के बच्चों ने मिलकर एशिया की एकता और शांति को दर्शाते हुए शानदार प्रस्तुति दी। वहीं महिलाओं के एक नृत्य समूह ने भी समापन समारोह में मनमोहक प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान अलग अलग देशों के एथलीटों ने भी ठुमके लगाए। समारोह में दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री, एशियन गेम्स आयोजन समिति के अध्यक्ष, एशिया ओलंपिक काउंसिल के अध्यक्ष सहित कई नामी गिरामी चेहरे मौजूद थे। अब अगला एशियाड 2018 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में होगा। bearers again. और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। तो वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज के 3 मैचों के लिए भारतीय वनडे टीम का ऐलान हो गया है। इस 14 सदस्यीय टीम में लेफ्ट आर्म स्पिनर के रूप में उत्तर प्रदेश के कुलदीप यादव नए चेहरे हैं। घायल रोहित शर्मा की जगह मुरली विजय को मौका दिया गया है। स्पिनर आर अश्विन को आराम दिया गया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 8 अक्टूबर से 5 वनडे मैच की सीरीज शुरू हो रही है। पहले 3 मैचों के लिए महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में 14 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया गया। चयनकर्ताओं ने लेफ्ट आर्म स्पिनर कुलदीप यादव को मौका दिया है। आर अश्विन की जगह अमित मिश्रा की टीम में वापसी हुई है। टीम में कप्तान MS धोनी, शिखर धवन, मुरली विजय, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, अंबाती रायडू, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और अमित मिश्रा शामिल हैं। तेज गेंदबाजी की कमान भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी के साथ मोहित शर्मा और उमेश यादव संभालेंगे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे 8 अक्टूबर को कोच्चि के नेहरू स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 11 अक्टूबर को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला और तीसरा मैच 14 अक्टूबर को विशाखापट्टनम में खेला जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीते 10 दिनों से जारी मैसूर दशहरा उत्सव खत्म हो गया है। समारोह के आखिरी दिन हाथियों पर सजी आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन किया गया। बीते करीब 600 सालों से ये महोत्सव इसी तरह से मनाया जा रहा है। मैसूर दशहरा उत्सव देखने विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं।
ईद उल अजहा का त्योहार आज अरब देशों में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। करीब 1.5 लाख भारतीय हज यात्रियों समेत दुनिया भर के 20 लाख से ज्यादा हज यात्रियों ने मिना में जमरात को कंकड़ी मारी। तड़के बड़ी संख्या में हाजियों ने कंकड़ी मारने की रस्म अदा की। ये रस्म अगले और 2 दिन यानी सोमवार तक जारी रहेगी। इस दौरान हाजियों को मक्का लौटकर तवाफ़े इफादा करना होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर। हरियाणा चुनाव में पहली बार 5 पुलिस पर्यवेक्षक होंगे तैनात। चौटाला के प्रचार पर सीबीआई को ऐतराज। आयोग ने कहा अदालत करेगी फैसला। चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली कमान। हरियाणा में सोनिया गांधी की रैली। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी जारी। 4 दिनों में 9वीं बार सीजफायर का उल्लंघन। भारत ने दिया माकूल जवाब। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों का प्रदर्शन जारी। सरकार से बातचीत को तैयार, लेकिन लोकतंत्र बहाल करने की मांग पर कायम। और वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। कुलदीप यादव नया चेहरा तो रोहित शर्मा की जगह मुरली विजय को मौका।